नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र पर, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। हमारा टॉपिक ही यही है आज। टॉपिक क्या, आज पूरा इसका पोस्टमार्टम ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। चलिए, लेट्स गो। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम सभी जानते हैं हमारे बॉडी में बहुत टाइप के जो है केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, अब उन केमिकल रिएक्शन होने के दौरान भाई कुछ बॉडी में यूजफुल प्रोडक्ट भी बनते हैं, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी बनते हैं। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी आप कहीं से भी कैसा भी आप किसी भी फैक्ट्री की बात करें, कहीं हम इंसान के अंदर की बात करें, कोई फंक्शन होता हो तो एक तरफ यूजफुल प्रोडक्ट बनेगा तो एक तरफ हार्मफुल भी प्रोडक्ट बनता है। बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं बड़े बनेगा तो थोड़े अमाउंट में बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। तो उसी क्रम में हमारे बॉडी में भी एक साइड तो यूजफुल प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक साइड हमारा हार्मफुल प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो उस हार्मफुल प्रोडक्ट को भी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करना है, निकालना है भाई। तो उसको निकालने के लिए हमारे बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में क्या पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, जो क्या करता है हमारे बॉडी में जितने भी टाइप के वेस्ट होते हैं, कैसा भी वेस्ट हो भाई, वेस्ट कैसे, उनका नेचर कैसा होता है, ये टॉक्सिक होते हैं, है ना, हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए, है ना। एनिमल्स बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, हमारे बॉडी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएंगे, फायदा पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, है ना। और जहरीले लोगों का काम ही होता है जहर से फैलाना। आगे बात करते हैं, चलिए। वेरियस टाइप्स ऑफ chemical activities within the body not only produce the useful growth products and energy but also produce certain harmful waste। हमने वही बात किया, केवल और केवल यूजफुल प्रोडक्ट नहीं हमारे बॉडी में रिलीज होता है, हार्मफुल प्रोडक्ट भी रिलीज होता है। ठीक है, उसको निकालने की रिक्वायरमेंट होती है, उसको निकालने की भी आवश्यकता होती है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। दीज हार्मफुल केमिकल्स मस्ट बी एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। इनको हमारे बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, निकालना जरूरी हो जाता है। क्यों? अगर ये नहीं निकाले जाएंगे तो ये हमारे बॉडी के ऊपर हार्मफुल इंपैक्ट डालना अपना शुरू कर देंगे ऑन द स्पॉट। ठीक है, विच कैन एलिमिनेट आउट दिस टॉक्सिक एंड हार्मफुल वेस्टेज आउट फ्रॉम द बॉडी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। भाई इसी के माध्यम से, एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से ही हम इसको निकाल सकते हैं। अदर कोई माध्यम नहीं हमारे बॉडी में कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम से हम निकाल दें या फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकाल दें। ठीक है, द प्रोसेस बाय रिमूविंग आउट हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज। मेटाबॉलिक वेस्टेज का मतलब होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो भी आपका हार्मफुल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसी को हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, आगे बात करें। बिसाइड दिस द एक्सक्रीटरी सिस्टम आल्सो मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस। इन सभी के साथ साथ ये हमारे बॉडी में वाटर का बैलेंस, आयंस का बैलेंस, आयंस मतलब सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, है ना, इन सभी का भी मेंटेनेंस हमारे बॉडी में करना होता है। तो वो सारी चीजें इनके द्वारा की जाती हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड विद इन बॉडी फ्लूइड्स सच एज ECF, है ना। द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट, है ना, वाटर और साल्ट के अमाउंट को रेगुलेट करना, यानी कि पानी और हमारा जो मिनरल होता है, इन दोनों के प्रोसेस को मेंटेन करना क्या कहलाता है, हमारा ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। क्या करा, इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स। टाइप्स ऑफ एनिमल्स में देखिए किस बेसिस पे करना है हमको, एक्सक्रीशन के बेस पर करना है। ऐसा नहीं हम किसी, यहाँ पर हम जो टाइप्स ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे वो एक्सक्रीशन के बेस्ड पर होगा, वो अदर किसी प्रोसेस पर वो बेस्ड नहीं है, केवल और केवल एक्सक्रीशन के बेस्ड पर लिया गया है। तो इस बेस पर हमारे 3 टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं मेजरली। एक हो गया आपका अमोनोटेलिक, एक हो गया हमारा यूरिकोटेलिक, और एक हमारा हो गया यूरियोटेलिक। चलिए आइए तीनों को देखते हैं क्रमशः। ठीक है, फर्स्टली क्या है भाई, हाँ, टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन। कौन कौन से? अमोनोटेलिक हो गया, यूरियोटेलिक हो गया एंड यूरिकोटेलिक हो गया। अमोनोटेलिक, दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया,
यानी जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी जिसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, अमोनिया है, उनको हम क्या करते हैं, अनमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। और इस पूरे होल प्रोसेस को हम अमोनोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, विच एक्सक्रीट अमोनिया एट द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल, दिस फिनोमेनन एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। है ना, बात वही है, सेम। अच्छा, ये एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया कहाँ से होता है, एक्चुअली कौन सा ऑर्गन होता है, ये जनरल बॉडी सरफेस से होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में बॉडी में किसी भी टाइप का आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। यानी अमोनोटेलिक एनिमल्स में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है, पाया नहीं जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए, एक्वेटिक प्रोटोजोआंस हो गए, है ना, जल में रहने वाले जितने भी प्रोटोजोआंस हो गए, स्पंजेस हो गए, ठीक है, सिलेंट्रेट्स हो गए, बहुत सारी फिशेस हो आ जाती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, जो अमोनोटेलिज्म होते हैं, यानी कि इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया होता है। आगे बात करते हैं यूरियोटेलिक। भाई जाहिर सी बात है, इनका नाम से ही क्लियर है, यूरियोटेलिक मतलब इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है, यूरिया होगा। यूरिया होगा, जैसे ह्यूमन बींग का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया ही तो है। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहेंगे। और इस पूरे होल प्रोसेस को हम यूरियोटेलिज्म के नाम से जानेंगे। चलिए देखते हैं, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया। इन सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अमोनिया कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। हालांकि देखा जाए इसका अमोनिया से कम खतरनाक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं खतरनाक हार्मफुल नहीं होता, होता है, लेकिन कंपेयर टू अमोनिया ये थोड़ा सा लेस होता है। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया अकर्स इन लीवर। ध्यान रखिएगा, अमोनिया से यूरिया बनने का प्रोसेस कहां पर होता है, यानी कह सकते हैं अमोनिया चेंजेस इनटू यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 होता है। ठीक है, ये प्रोसेस कहां पर होता है टोटल, ये पूरा होल प्रोसेस होता है आपका लीवर के अंदर। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहां पर होता है आपका, लीवर के अंदर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को हम किस नाम जानते हैं, ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल के नाम जानते हैं। यानी कि यूरिया, अमोनिया का यूरिया में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम किस नाम जानते हैं, ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जाना जाता है। और ये प्रोसेस कहां पर होता है, लीवर के अंदर होता है। क्लियर होगा सारी चीजें। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मैमल्स हो गए। मैमल्स जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी मैमल्स हैं, वो सभी जो आपके यूरियोटेलिक होते हैं, उसमें ह्यूमन बींग भी आ जाता है, मैन भी आ जाते हैं। एडल्ट एम्फीबियंस जैसे आपके फ्रॉग वगैरह हो गए, है ना, फ्रॉग वगैरह क्या है, एम्फीबियंस ही है। ठीक है, एम्फीबियंस मतलब जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। जैसे फ्रॉग, है ना भाई, पानी में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है। ठीक है, एम्फीबियंस। मैराइन फिशेस, मैराइन फिशेस, ध्यान रखिएगा, मैराइन फिशेस की बात की जा रही है यहाँ पर। टार्टल्स, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये सारी जो बेसिकली चीजें हैं, देखते रहिएगा। नेक्स्ट हमारा है यूरिकोटेलिक एनिमल्स। भाई जाहिर सी बात है, इनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिकोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, और चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिक एसिड बिकॉज इट रिक्वायर्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर एलिमिनेशन। इसको आपको बता दें, ये जो यूरिक एसिड वाले एनिमल होते हैं, इनमें जो है आप कह सकते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। खास करके जैसे डेजर्ट एरिया में जो भी जानवर सर्वाइव करते हैं, उनमें ये बेसिकली देखा जाता है, वहां पर पाए जाने वाले एनिमल्स में मेजरली यूरिक एसिड ही क्या पाया जाता है, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और डेजर्ट के एरिया में आप सभी जानते हैं वाटर का वहां पर कितना स्कैर्सिटी होती है, अभाव होता है। ठीक है, तो जितने सारे बर्ड्स होते हैं, लैंड स्नेल्स हो गए, डेजर्ट वर्टिब्रेट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड ही होता है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी यहां तक। एक बार टेबल्स के रूप में देखेंगे, देख लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार फटाफट से आप। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, अमोनोटेलिक एनिमल्स अमोनिया है ना। यूरिकोटेलिक एनिमल वेस्ट क्या है इनका, यूरिया है। है ना, ये यूरियोटेलिक हो गया, ये यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड। ठीक, बाकी अभी ये सब हम देख कर के आ रहे हैं सारी चीजें। ठीक है,
आगे बात करते हैं। अब हम आते शुरुआत करते हैं भाई एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। अब हम ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का जो अगर हम बात करें, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग का है, आप कह सकते हैं CO2 हो गया और यूरिन हो गया, बेसिकली मेजर रूप से देखा जाए, है ना, CO2 और यूरिन। बट एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही आपका सिर्फ और सिर्फ यूरिन आएगा, न कि आपका CO2 आएगा, ध्यान रखिएगा। द मेजर वेस्टेज प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी CO2 एंड यूरिया, है ना। ऑल टाइम आवर बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट सब्सटेंसेस इवन व्हेन द वी आर स्लीपिंग। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो हमारे सोने के पश्चात वो भी सो जाए कि भैया हम सो रहे हैं चलो तो तुम भी सो जाते, नहीं। हम सो रहे होते लेकिन लीवर अपना काम कर रहा होता है, किडनी अपना वर्क कर रहा होता है, हार्ट अपना वर्क कर रहा होता है ना। वैसे अपना स्किटरी सिस्टम अपना वर्क कर रहा होता है, क्योंकि भाई ये अपना वर्क बंद कर देंगे तो हमारा वर्क बंद हो जाएगा ना, ये भी तो देखना है। चलिए, CO2 प्रोड्यूस एज ए वेस्ट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना। CO2 ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के दौरान प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यूरिया इज प्रोड्यूस एज वेस्ट डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन द लीवर। भाई जिस प्रोटीन का यूज नहीं होता है, जो प्रोटीन बच जाता है या अनयूज्ड होता है, उसको लीवर के माध्यम से इसको अलग कर दिया जाता है, चलो भाई तुम साइड चलो, है ना। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि भाई जो वेस्ट है इनका कोई काम ही नहीं है, उसको हटाया जाए ना। भाई वेस्ट प्रोडक्ट कौन रखना चाहता है अपने, हम अपने घर में कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रखना चाहते, तो हम अपने बॉडी में कैसे रख सकते हैं, हमारा बॉडी कैसे रख सकता है, नहीं नहीं रख सकता ना। तो कहां पर होता है, लीवर में होता है सारी चीजें प्रोसेस। आवर लंग्स एक्ट एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, हाँ, फॉर रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है। चलिए देखते हैं भाई इस फिगर में क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये इसको हम किस नाम से जानते हैं, रीनल वीन के नाम जानते हैं, है ना। रीनल वीन देखिए यहाँ मेंशन है, ये आपका रीनल आर्टरी है, ठीक है भाई। रीनल आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड लेकर के आती है। रीनल वीन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लेकर के जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले किडनी, कितने पेयर होते हैं, दो दो होती है, इनकी संख्या दो होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। किडनी के बाद कहाँ पहुंचेगा भाई, आपका पहुंचेगा यूरेटर में, है ना। कितने यूरेटर होते हैं, ये भी दो ही होते हैं। उसके बाद यूरेटर के बाद कहाँ पहुंचेगा ये, है ना, ब्लैडर में कर सकते हैं, ब्लैडर में। ब्लैडर के बाद कहाँ, यूरेथ्रा में। ये इनका सीक्वेंस है, असली सीक्वेंस, सही सीक्वेंस है इनका, ठीक है। सीक्वेंस को ऐसे याद रखिएगा एज इट इज, ठीक। आगे किडनी, चलिए अब देखते हैं भाई इनका पूरा क्या फंक्शन है, कैसे क्या सारी चीजें। किडनी के बारे में क्या कर रहा है, तुम यार बहुत परेशान कर देते। चलिए, द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर वन पेयर ऑफ बीन शेप्ड, बीन शेप, सेम जानते हैं, सेम एक सब्जी होती है, वेजिटेबल होता है, उसके जैसा ही आपका ये शेप होता है, ठीक है। दीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी यानी हमारे स्टोमच वाले पार्ट रीजन में, ठीक है, यानी पेल्विस कैविटी से जस्ट ऊपर, और एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे डॉर्सल साइड में पाया जाता है, यानी बैक साइड में पाया जाता है ये, ठीक है, प्रेजेंट इन द डॉर्सल साइड, क्लियर। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट मैन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसमें एडल्ट मैन की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, बच्चों की नहीं। 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड, उसकी चौड़ाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, और उसकी जो है थिकनेस, मोटाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वजन देखा जाए तो 120 से 170 ग्राम, यानी 120 to 170 ग्राम इसका वेट होता है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी बियर्स ए लार्ज ओपनिंग कार्ड, कार्ड हाइलम। भाई यहां पर जहां ये देखिए, ये जहां पर इसकी ओपनिंग होती है, इसी को हम किस नाम जानते हैं, हिलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहीं पे क्यों हिलम कहा जाता है, क्योंकि यहीं से भाई आपका इंटर करता है आपका रीनल आर्टरी, रीनल वीन, है ना, ये सारी चीजें यहीं से इंटर करती है, इसी स्ट्रक्चर को हम हिलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इधर आ जाओ, चल आगे। हाँ,
दीज यूनिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स। भाई किसके लिए? भाई जाहिर सी बात है, हमको सब हम लोग को पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल भाई फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इन्हीं के लिए किडनी का मेजर वर्क है। हम सभी जान रहे मेजर वर्क यही वर्क है किडनी का। ठीक है। यूरिन विच इज फाउंड बाय नेफ्रॉन्स, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? किडनी की अंदर स्ट्रक्चर होता है। आप कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है ये। ठीक है। गोज टू पेल्विस एंड देन टू इरिवेटर, फाइनली इट इज पोर्ड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। भाई जाकर के आप पोर्ड हो जाता है, स्टोर हो जाता है कहाँ? ब्लैडर में। ठीक है। भाई फिल्ट्रेशन के बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो तो ब्लैडर में आ गया, बाकी वहां से निकल जाएंगे सारी चीजें। यूरिनरी ब्लैडर इट इज ए पियर शेप्ड, मटर के दाने के जैसा होता है। मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। इस सर्व टू स्टोर द यूरिन टेम्परेली। भाई ये क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर ही तो हमारा यूरिन का स्टोरेज करता है टेम्परेली। ऐसा नहीं, परमानेंट नहीं है भाई, हमारे बॉडी की ऐसी भी कोई थैली नहीं है कि जो परमानेंटली हो। ठीक है। ब्लैडर में आप कुछ समय तक के लिए 6-7 घंटे तक लिए आप इसको एक टेम्परेरी रूप से रोक सकते हैं, रख सकते हैं। इसके बाद उसको रिमूव करना होता है, पास आउट करना होता है। आगे बात करते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन निकाल दीजिए, किडनी खोखला लिख घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप ये कह सकते हैं कि पूरे किडनी के अंदर नेफ्रॉन का ही मेजर वर्क होता है। ठीक है। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं अबाउट में। आप सोचिए इतने ज्यादा छोटा सा स्ट्रक्चर है। अभी हमने देखा 150 ग्राम की चीज में इतना ज्यादा पाया जाता है। चलिए, नेफ्रॉन सर्व टू फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन फॉर। ठीक है। क्या करता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? कौन करता है? हमारा नेफ्रॉन ही करता है। अभी इसका सेक्शन देखते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आ ही गया। चलिए भाई, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ये देखिए, छोटा सा है ये। अच्छे से इसको देख लीजिए, भी इसको हम इसको फिगर देखिए। ये आपका क्या है? ये है ना, ये अफरेंट एट्रियोल है, ये इफरेंट है। अफरेंट से क्या होता है? आपका कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड इंटर करता है। इम्प्योर ब्लड मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अभी तक फिल्टर नहीं हुआ है, यानी उसमें से यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इम्प्योर ब्लड का मतलब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड से नहीं है। इम्प्योर ब्लड का मतलब यहाँ पर है कि उस ब्लड से अभी हमारा यूरिया नहीं रिमूव किया गया है। ठीक है। तो वो कहाँ से इंटर करता है? अफरेंट एट्रियोल से इंटर करता है और इफरेंट एट्रियोल से बाहर निकलेगा। ठीक है। उसके बाद ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर सॉरी ये आपका बोमन कैप्सूल होता है। बोमन कैप्सूल के अंदर आप कह सकते हैं पाया जाता है क्या? ग्लोमेरुलस। यही ग्लोमेरुलस क्या करता है? फिल्टर करने का वर्क करता है। ग्लोमेरुलस फिल्टर करने का वर्क करता है। अभी देखते हैं पीसीटी, अभी हमने देखेंगे कि डीसीटी का भी वर्क देखेंगे, कलेक्टिंग डक्ट का भी वर्क देखेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले थोड़ा सा लेक्चर लंबा है जाएगा भाई, ये इतना लंबा हो गया देखो। ठीक। इन फ्रांस सोच फॉलोइंग पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं देखिए भाई। आपको हो गया ये बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ठीक है। भाई पहला स्ट्रक्चर क्या है? रीनल या मैल्पिगियन कार्पसल के नाम से जिसको हम जानते हैं। ठीक है। या रीनल कार्पसल के नाम का, ये चाहे माल्पिगियन, दोनों बात एक ही है। ठीक है। इसमें बेसिकली आपको दो मेन स्ट्रक्चर आ जाते हैं, बोमन कैप्सूल और ये कह सकते हैं ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल क्या करता है? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? इट इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। दीज कैपिलरीज आर फाउंड बाय द ब्रांचिंग ऑफ afferent renal arteriole that supplies blood to the nephron. The capillaries gain join to form afferent renal arteriole that leaves the glomerular cavity. भाई जाहिर सी बात है, हमने अभी जस्ट देखा था, जो अफरेंट एट्रियोल था वो क्या करता है? ब्लड को लेकर के आता है। कहाँ लेके पहुंचेगा वो पहुंचेगा, आप ये समझिए, एक मिनट, ये हमारे पास क्या हो गया? बोमन कैप्सूल हो गया। ठीक है। यहां से लेकर के आया कौन? अफरेंट एट्रियोल। ठीक है। अफरेंट एट्रियोल लेकर के आया कैसा? इम्प्योर ब्लड। ठीक है। यहां से लेकर पहुंचा भाई इसके पास।
अफरेंट एट्रियोल, ठीक, इम्प्योर ब्लड। अब ये जो स्ट्रक्चर यहां जो दिख रहा है इसको हम जानते हैं किस नाम से, ग्लोमेरुलस कहते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। ये आपका बोमन कैप्सूल है ही, बोमन कैप्सूल है, ठीक है। और ये आपको जो दिख रहा है ये आपका इफरेंट एट्रियोल है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहां से आ रहा है इम्प्योर ब्लड, यानी कह सकते हैं कि अभी से इसमें से यूरिया नहीं निकाला गया है। वो कौन लेकर एंटर करता है, अफरेंट एट्रियोल। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ग्लोमेरुलस, यही फिल्टर करने का वर्क करता है। जो आपको स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम ग्लोमेरुलस के नाम जानते हैं। यही ब्लड में से यूरिया निकालने का वर्क ग्लोमेरुलस करता है, ठीक है। यहां से जो खत्म होगा आप देख पा रहे हैं यहीं से अफरेंट एट्रियोल जुड़ा हुआ है। अफरेंट एट्रियोल के जस्ट निकलने के बाद ये कहां पहुंचेगा, सीधे पहुंच जाएगा आपका पीसीटी की तरफ। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में इंटर करेगा। वहां पर देखेंगे आप दो टाइप सारी चीजें वहां पर हो जाएंगी, जैसे एक असेंडिंग लिम्ब पाया जाएगा, फिर डिसेंडिंग लिम्ब पाया जाएगा। एक में वाटर कंसंट्रेशन हाई होता है, एक में वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है, ठीक है। तो सारी चीजें बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखेंगे, पूरा क्लियर होगा भी, ठीक है। चलिए भैया आगे, पीसीटी। हाँ, पीसीटी क्या है, द फाइनली ओपन्स इनटू द हेनले लूप। द मेन फंक्शन ऑफ पीसीटी इज सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन, ठीक है। आप द सरफेस सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, सोडियम आयंस, अमीनो एसिड एंड वाटर, यानी कि इसका मेन वर्क क्या है भाई, इसकी सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना। हालांकि ये क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएब्जॉर्प्शन। मेनली वर्क क्या है कि सरफेस एरिया के जो रीएब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ाने का वर्क करता है। भाई जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑलरेडी रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तेज हो जाएगा, ठीक है। लगभग 70 से 80% यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। मेन वर्क हमने देख लिया पीसीटी का। इसका फुल फॉर्म होता है भाई प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा है हेनले लूप। इट कंटेन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब का वर्क क्या होता है, फिल्ट्रेट डिसेंड्स डाउनवर्डली। अब जो हेनले लूप होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है, ये ऐसा है ना, ये देख रहे हैं आप, जो जो आपका असेंडिंग लिम्ब है इसको नीचे की तरफ भेजेगा, नीचे की तरफ यहां पर। और जो आपको जो दिख रहा है डिसेंडिंग लिम्ब, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये आपका हो गया असेंडिंग लिम्ब, ये हो गया आपका डिसेंडिंग लिम्ब। क्लियर है। अब ये जो हमारा फिल्ट्रेट होता है, यानी फिल्ट्रेट का मतलब जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको नीचे की तरफ भेजने का वर्क करेगा। अब यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम्ब दिख रहा है ये इसी को अपवर्ड तरफ भेजने का काम करेगा। डिसेंडिंग लिम्ब इसको अपवर्ड तरफ भेजने का वर्क करेगा और असेंडिंग लिम्ब इसको डाउनवर्ड की तरफ भेजने का काम करता है। हालांकि ध्यान देंगे कि जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये थोड़ी सी पतली होती है, यानी इसकी जो साइड देखेंगे थोड़ी सी पतली होती है इतना, और ये थोड़ी सी मोटी होती है, ये मोटी होती है, ठीक है। तो फिल्ट्रेट्स डिसेंड डाउनवर्डली वेरी थिन एंड परमेबल ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन अधिक होता है, ध्यान रखना है। असेंडिंग लिम्ब में वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे डिसेंडिंग लिम्ब में आपको वहां पर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, यानी आप ये कह सकते हैं ये डाइल्यूट होगा, ठीक है। आप चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट वगैरह सोडियम आयन का भी देखेंगे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब ascends upwardly thick and impermeable to water। क्लियर होगा सारी चीजें। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट डाइल्यूटेड ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। डीसीटी फुल फॉर्म इसका होता है भाई, कह सकते हैं कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, it is the last portion of the nephronic tubule। it is the posterior elongation of ascending lips।
ठीक है। ऑफ एनले लूप, द डीसीटी फाइनली ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस बाइकार्बोनेट आयंस, इसका जो मेनली वर्क है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी सोडियम आयंस का, बाइकार्बोनेट आयंस का, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम होगा, इन सभी का आप कह सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन का वर्क होता है यहाँ पर। कलेक्टिंग डक्ट नाम से ही क्लियर है, कलेक्ट करता है, यानी कि अब सारी चीजें जो फिल्टर हो चुकी हैं यहाँ पर आकर के अब कलेक्ट होगा, यानी स्टोर किया जाएगा। क्लियर है। आगे, इट इज ए लार्ज डक्ट दैट रिसीव द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, यानी यूरिन, यानी भाई जो यूरिन अब बन चुका है, भाई फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा, डीसीटी पर, है ना। डीसीटी पर हमारा जाकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। भाई जब कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा अब जो है यूरिन बनकर अलग हो चुका है और वाटर को हमारे दूसरे साइड भेज दिया गया। अब जो यूरिन बना है उसको एक साइड रखा जाएगा। भाई तुम, हम जब भी कोई प्रोडक्ट अगर वेस्ट होगा, जो यूजफुल प्रोडक्ट होता है उसको एक साइड कर दिया जाएगा, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होगा उसको एक साइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन को स्टोर कर लिया जाता है। अब इस कलेक्टिंग डक्ट से इसको पास किया जाएगा बाहर की तरफ। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ तक। आगे बात करते हैं, चलिए भाई। हाँ, ये देखिए पूरा मैकेनिज्म है भाई यहाँ पर, इसी की मैं बात कर रहा था अभी। चलो पेन चेंज करें, ठीक है। रेड, ठीक। आप देख पा रहे हैं ये आपका जो दिख रहा है ये पीसीटी है और इधर वाला पार्ट आपका डीसीटी है, ऊपर लिखा भी हुआ भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हो जाएगा ऑल ग्लूकोज अमीनो एसिड मोस्ट बाय डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए यहाँ एक मान लिया मैंने क्या है, अफरेंट है, अफरेंट। यहाँ पर आपका इफरेंट, ठीक है। एक से क्या होगा, ब्लड इंटर करेगा और एक से क्या होगा, ब्लड निकलेगा बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ निकलने के बाद कहाँ इंटर करेगा, पीसीटी में इंटर करेगा। पीसीटी में क्या होगा भाई, यहाँ पर आप, ये आपका असेंडिंग लिंब होगा, ये आपका डिसेंडिंग लिंब होगा। यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी वाल देख रहे हैं आप, ये वाली पाइप देखिए पतली भी है, पतली भी है। यहाँ पर इसकी वाल देखिए मोटी है ना, ठीक है। हालांकि ध्यान देंगे यहाँ पर एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दोनों में से कोई होता है। हालांकि मेजरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है डीसीटी वाले साइड में, ठीक है, यानी डिसेंडिंग वाले लिम्ब में, ठीक है। यहाँ पर अच्छा सब जगह आपको दिख रहा है क्या होगा, यहाँ पर आपका सिर्फ रीएब्जॉर्प्शन ही होता है, ठीक है। और लास्टली यहाँ पर जाकर के आप सोडियम आयन या डीसीटी वाले पार्ट में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, है ना, इन सभी का रीअब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पर के, डीसीटी की तरफ। और लास्ट में आपको ये जो दिख रहा है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर के आकर के आपका स्टोर हो जाता है क्या, यूरिन। क्लियर है। आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसकी पूरी में 3 प्रोसेस होता है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, एक सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कह सकते हैं कि यहाँ पर आप द ब्लड दैट कम्स टू नेफ्रॉन इज फिल्टर्ड थ्रू द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस के वॉल के पास आता है। भाई जाहिर सी बात है, जो फिल्टर कवर कर रहा है ग्लोमेरुलस ही कर रहा है, तो वहां पर ही ब्लड जाएगा ना। भाई जहां पर प्रोसेस हो रहा है ब्लड वहीं जाएगा, और जहां पर ये प्रोसेस होता है उस ऑर्गन का नाम, उस जगह का नाम ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यही होता है, द फिल्टर ब्लड गोज इनटू द पीटीसीएन। अब यहाँ पर जो ब्लड फिल्टर हो चुका है, यानी कि ग्लोमेरुलस के माध्यम से जो ब्लड फिल्टर हो चुका, कहाँ एंटर करेगा, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क फॉर फर्दर प्रोसेस, यानी कि आगे के प्रोसेस के लिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो चुका है, कंप्लीट हो चुका, अब पीटीसीएन में इंटर किया गया है इसको। क्यों भाई, अब तुम आगे बढ़ो, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकेंड वाले स्टेप के लिए तैयार किया गया। सेकेंड वाले स्टेप में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्यों भाई, आप देख रहे हैं ये सेकेंड स्टेप होता है, और इनिशियल फिल्ट्रेट यानी यहाँ पर, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो भी फिल्ट्रेट हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसमें से यूजफुल सब्सटेंस को निकालना, जैसे उसमें ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड पाया जाता है और वेरियस टाइप के आयंस पाए जाते हैं, उसको निकाल लेना है। यानी कि आप कह सकते हैं उस
फिल्ट्रेट में हमारे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी होते हैं, उनको निकालने का वर्क करता है, इसीलिए इसका नाम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ना। सिलेक्टिव यानी कि सिलेक्टिव चीज को निकालो, चलो सेलेक्ट कर करके चुन चुन कर निकालना है, ठीक है। दीज आर इसेंशियल सब्सटेंसेस विच मस्ट नॉट बी एलिमिनेटेड टू आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी विथ यूरिन। ये श्योर करता है कि भैया कहीं जो है यूजफुल प्रोडक्ट भी हमारे यूरिन के साथ बाहर निकलना ना शुरू करे। जैसे अगर यूरिन के साथ बाय द वे ग्लूकोज का बाहर बहुत अत्यधिक मात्रा में एक्सक्रीट हो जाए, या पता चला कि हीमोग्लोबिन ही निकलना, तो हीमोटूरिया नामक बहुत सारी डिजीज हो सकते हैं, हमको आगे मेंशन है वो भी, ठीक है। बात करें एवरी डे अबाउट 180 लीटर पर डे, एक ह्यूमन में 180 लीटर ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट इज फॉर्म, बट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ यूरिन दैट इज पास टू आउटसाइड इज अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे। एक नॉर्मल व्यक्ति डेली का अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 1.5 लीटर तक वो यूरिन का पास आउट करता है, पर डे की बात है। हालांकि पूरे बॉडी में कितना फिल्ट्रेट बनता है? फिल्ट्रेट बनता है 180 लीटर के करीब, 180 लीटर करीब बनता है पूरा फिल्ट्रेट, लेकिन उसमें से केवल 1.5 लीटर ही आप यूरिन के रूप में पास आउट होता है, बाकी सारी चीजें रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया, किसका किसका होता है भाई, आप सभी देख रहे हैं, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, और तमाम प्रकार के आयंस हो गए, उन्हीं का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर द ब्लड विच इज फिल्टर्ड इनटू ग्लोमेरुलस स्टिल कंटेन सम हार्मफुल मटेरियल। यहाँ से तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, इसमें से केवल सिलेक्टिव मटेरियल ही निकाला गया, यानी जो यूजफुल प्रोडक्ट था उसको निकाला गया, बाकी हार्मफुल नहीं निकाला गया, उसको अभी छोड़ा गया है। कौन निकालेगा उसको? ट्यूबुलर सिक्रीशन के दौरान। अब यहां पर जो ब्लड में हमारे हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उनको निकालने का वर्क किया जाएगा। हार्मफुल सब्सटेंस में जैसे क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गए, है ना, ये देखिए क्रिएटिन, क्रिएटिनिन और भी तमाम प्रकार के जो बचे हुए ड्रग्स हुए हैं वो हमारे ब्लड में बचे होते हैं, उनको फिल्टर करने के निकालने का वर्क कौन करेगा? हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन के दौरान होता है, ठीक है। विच मस्ट बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द ब्लड। भाई इनको ब्लड से निकालना अति आवश्यक है, यानी कि ये हमारे ब्लड के लिए या हमारे यूरिन पूरे शरीर के लिए हानिकारक है, इसीलिए इनको हटाना ही हटाना है, हर हाल में हटाना है, ठीक है। अच्छा, यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी आई होप, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है भाई? एबनॉर्मलिटीज इन यूरिन, ठीक है, यानी कि यूरिन की वजह से कौन कौन से यूरिन से संबंधित हमको बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं यूरिन की वजह से, उसको चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? ग्लाइकोसूरिया। क्यों भाई? ग्लाइकोसूरिया क्या है भाई? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन एज इन द केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस, है ना। अगर हमारे ब्लड में यानी यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, यानी कह सकते हैं उसके यूरिन के साथ ग्लूकोज भी काफी अमाउंट में रिलीज हो जाता है। हालांकि ऐसा केस जो मैक्सिमम जो डायबिटीज से ग्रसित होते हैं उनमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके यूरिन के साथ मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज का पास आउट हो जाता है, ठीक है। उसका भी पूरा नाम डायबिटीज मेलिटस है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोसूरिया हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे बात करें कीटोनूरिया। नेक्स्ट हमारा कीटोनूरिया क्या? प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मली हाई कीटोन बॉडीज इन यूरिन। जब हमारे यूरिन में कीटोन की मात्रा अधिक हो जाए, है ना, जब कीटोन की मात्रा, कीटोन क्या है भाई? एक प्रकार से एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारे यूरिन में जब प्रेजेंट होगा तो कीटोनूरिया नामक एक डिजीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। हिमेटूरिया क्या है भाई? यहाँ पर ब्लड में यूरिन में ब्लड प्रेजेंट हो जाता है, आप सोचिए यूरिन के साथ ब्लड आना शुरू कर देता है, ठीक है, तो इसको हम हिमेटूरिया बोलते हैं, ठीक। यूरेमिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन यूरिन। अब सोचिए यूरिन के साथ यूरिया तो निकलता ही है, लेकिन अधिक मात्रा में यूरिया निकलने लगे उसको हम यूरीमिया के नाम से, डिजीज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आई होप सारी चीजें अब क्लियर होंगी यहां तक। नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मलिटीज ऑफ किडनी।
किडनी से संबंधित जो अबनॉर्मलिटीज हैं, डिजीज हैं, उसके देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है यहाँ पर पहला क्या है, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ किडनी। ठीक है, इट इज द काज बाय द इन्फेक्शन। भाई इसमें हमारा दोनों जो किडनी है वो चाहे एक या दोनों किडनी इन्फेक्टेड हो सकती हैं। भाई वो डिपेंड करता है इन्फेक्शन कितने पर हुआ है। इन्फेक्शन सिर्फ एक किडनी पर होगा तो सिर्फ एक ही किडनी पर दिक्कत होगी, अगर इन्फेक्शन दोनों किडनी पर होगा तो दोनों किडनी पर दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इट इज काज्ड बाय इन्फेक्शन। इन दिस कंडीशन नीडेड एक्सक्रीट प्रोटीन फ्रॉम बॉडी इनटू द यूरिन सिस्टम। इस कंडीशन में ये होता है कि भाई हमें हमारे बॉडी से प्रोटीन को निकालने की रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन के एक्सेस अमाउंट से यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे बॉडी से प्रोटीन को निकालना शुरू किया जाता है कि भाई प्रोटीन की मात्रा अधिक हो चुकी है। अब आप समझिए कि हमारे बॉडी में हर एक चीज़ का लेवल होना चाहिए, चाहे हमारे बॉडी में प्रोटीन हो, फैट हो, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो, किसी विटामिन हो, आयोडीन हो, मिनरल्स हो, सभी चीज़ों का एक सिंपल रेशियो होना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति या बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा आप उसको लीजिए या कम करिए, दोनों कंडीशन में वो हानिकारक होता है। तो हमें एक नॉर्मल बैलेंस बनाकर चलना है, न चीज़ें डिसमिस ना हो सके, न भाई वह हमारे लिए हार्मफुल ना हो किसी भी तरीके से। रीनल फेलर क्या है भाई, इन दिस कंडीशन किडनी में कंप्लीटली स्टॉप डियर फंक्शन भाई। ठीक है, डियर फंक्शन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है भाई, रीनल फेलर मतलब आप किडनी फेलर, बात खत्म। ठीक है, सीधी सीधी बात। हीमोडायलिसिस क्या होता है, इसमें इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलर, जो व्यक्ति रीनल यानी किडनी फेल की समस्या से जूझ रहा है, ब्लड यूरिया लेवल इज राइजेस। भाई जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति का किडनी फेल हो चुका है भाई उसके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरिया का फिल्ट्रेशन हमारा किडनी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड में यूरिया का मात्रा बढ़ जाएगा, और इसलिए हीमोडायलिसिस का प्रोसेस का यूज किया जाता है कि उसके ब्लड को निकाल करके आर्टिफिशियल किडनी में, यानी हीमोडायलाइजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हीमोडायलाइजर का प्रयोग करके उसके ब्लड से पूरा का पूरा यूरिया निकाल करके फिर से उसकी बॉडी पर चढ़ाया जाता है इस प्रोसेस में। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं, जैसे हमारे पास ये एक पर्सन है, सपोज दैट एक पर्सन है, इसके बॉडी से निकाला गया क्या, ब्लड निकाल, इसको ये क्या है, ये एक रीनल फेलर पर्सन है। ठीक है, रीनल फेलर पर्सन है, इसके बॉडी से निकाला गया क्या, ब्लड। क्यों निकाला गया, क्योंकि भाई इसकी किडनी खराब है, अब यूरिया अधिक है, एक्सेस यूरिया इन ब्लड। ठीक, यहां से निकाला गया, इसको भेज कर निकाल करके कहां डाला गया, ये आपका हो गया हीमोडायलाइजर। हीमोडायलाइजर, यहां पर हीमोडायलाइजर में ये जो एक्सेस यूरिया यहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर पहुंचने के बाद इसको निकाल दिया जाएगा, यानी कि ब्लड से, है ना, आप कह सकते हैं यूरिया को निकाल दिया जाएगा, है ना, ब्लड से यूरिया निकाल दिया जाएगा, यानी कि हमारा ब्लड अब क्या हो चुका, पूरा प्योर हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से इसको इंटर कर दिया जाएगा कहाँ, उसके बॉडी में। ठीक है, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, तो कंप्लीटली आप समझ चुके होंगे कि क्या कहा जा गया है। यहाँ पर पूरा ब्लड निकाल करके आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हीमोडायलाइजर में उसको निकाल करके फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करने के बाद फिर से उसकी बॉडी पर चढ़ा दिया जाता है। पूरा प्रोसेस यही है। ठीक है, दस टू रिमूव द यूरिया फ्रॉम द बॉडी प्रेजेंस एंड आर्टिफिशियल किडनी यूज, दिस आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड हीमोडायलाइजर एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिमूविंग यूरिया बाय यूजिंग मशीन इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस, और सिंपली कहे तो हम डायलिसिस, हीमोडायलिसिस कहिए या सिंपली डायलिसिस कहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर कोई जीता जाता एग्जाम्पल में देख सकते हैं तो आप प्रेमानंद जी महाराज को देख सकते हैं, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस पे चल रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंप्लीटली रूप से आप कर सकते हैं किडनी अपना वर्क, यानी कि किडनी का जो वर्क क्या है, यूरिया का फिल्ट्रेशन करना, वो अपना वर्क करना बंद कर देता है, जिसकी कंडीशन से हमारे बॉडी में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है और बॉडी टॉक्सिक हो चुकी होती है और अंततः व्यक्ति की डेथ हो जाती है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।